तो आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो एक फेमस टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वी विल सी डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म्स, बट among them we will see nucleophilic substitution 1 and 2, and first we will start with SN2. But before that there will be certain basics जो हम इसमें कवर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या जानना ज़रूरी है और क्या क्या करना ज़रूरी है, सो दैट हमारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो और उसके साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हमें आ जाए। तो सबसे पहले जो यूजुअली हमें मैकेनिज़्म में देखना होता है कि हाउ टू गेस द मैकेनिज़्म, कि हमें कैसे पता चले कि हाउ टू गेस मैकेनिज़्म और रिएक्शन टाइप के कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के क्या टाइप हो रहा है। तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक ये कि सबस्ट्रेट कौन सा है और दूसरा ये कि जो रिएजेंट है वो एक चीज़, वो केमिकल स्पीशीज़ जो सबस्ट्रेट पे एक्ट करके प्रोडक्ट दे वो कौन सी है। अगर सबस्ट्रेट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, एक टाइप के ये है कि अगर सबस्ट्रेट हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो वो एक टाइप की रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रॉन पुअर अगर होता है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अगर होता है तो वो अलग टाइप की रिएक्शंस देता है। इसी तरह रिएजेंट किस टाइप का है, क्या रिएजेंट का, सपोज अगर मैं रिएजेंट को ऐसा मानता हूँ कि एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, तो ये रिएजेंट में पहले कौन रिएक्ट करेगा। इट वुड अगेन डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट, कि अगर सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन रिच है तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट सबसे पहले रिएक्ट करेगा और उस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक से स्टार्ट होगा। फिर वो सब्स्टिट्यूशन हो या एडिशन हो या कोई और टाइप का हो, बट नाम में इलेक्ट्रोफिलिक लगेगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल ये कर रहा है, रिएक्ट पहले, अटैच पहले हो रहा है या रिएक्ट पहले कर रहा है, तो उस रिएक्शन के आगे न्यूक्लियोफिलिक नाम लगेगा। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक है तो जो आपका सबस्ट्रेट है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, ताकि ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अच्छे से रिएक्ट कर पाए। और उन्हीं एक रिएक्शन टाइप्स में एक फेमस रिएक्शन टाइप है सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? सबस्टिट्यूशन अगर हम बिल्कुल डिक्शनरी मीनिंग ले तो इसका मतलब है रिप्लेसमेंट। और केमिस्ट्री में अगर हम देखें कि ये क्या होता है रिप्लेसमेंट सबस्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन के कंटेक्स्ट में, तो ये ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट ही है। लेकिन रिप्लेसमेंट किसकी, मैं एक फ्रेमवर्क बनाता हूँ और फिर हम उससे आगे सीखेंगे कि कैसे होता है। कि अगर हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, जो कि मैं यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लेता हूँ, एक ऑर्गेनिक स्पीशीज़ लेता हूँ RX का मतलब यहाँ पे लिविंग ग्रुप हो सकता है या कोई भी ग्रुप हो सकता है जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं या जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। और बाहर से अगर एक न्यूक्लियोफाइल आता है, जिसको मैं न्यूक्लियोफाइल क्या है वो भी हम देखेंगे। और न्यूक्लियोफाइल बाहर से एक रिएजेंट की एक ऐसी स्पीशीज़ है जो अब इस सबस्ट्रेट के साथ ऐसे इंटरेक्ट करेगी कि इंटरेक्शन के बाद ये जो X है सबस्ट्रेट का, ये इसकी जगह लेगी, तो हमारे पास बनेगा RNU और X बाहर जाएगा एज X नेगेटिव। तो अगर हम देखें इसमें क्या हुआ है कि जो X हमारे पास है, जो सबस्ट्रेट का पार्ट था, उसको किसी चीज़ ने रिप्लेस किया है या डिस्प्लेस किया है या सब्स्टिट्यूट किया है, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम सब्स्टिट्यूशन पड़ा है। ठीक, अब चूँकि ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल से हो रही है, मतलब न्यूक्लियोफाइल X की जगह ले रहा है, तो इसका नाम पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज़ हाउ वी कम टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस। तो ये सब्स्टिट्यूशन चीज़ होती है कि सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है। अब सब्स्टिट्यूशन के भी एक दो टाइप्स है या ज़्यादा टाइप्स हैं जो कि फिर बनती हैं इसमें। सपोज़ इसमें SN2 फेमस है, SN1 फेमस है, इसी तरह SNGP आता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक विद नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल आ जाती है, या SN2 के साथ साथ SN2 प्राइम आ जाती है, SN1 प्राइम आ जाती है, जिसमें
सब्स्टिट्यूशन ही होती है, लेकिन उस सेंटर पे अटैक नहीं होता जिस पे न्यूक्लियोफाइल होता है, बल्कि उसके दूसरे साइड से अटैक होता है या दूसरे एटम पे अटैक होता है और फिर वहाँ से सब्स्टिट्यूशन होती है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो व्हाट वी सी इज़ हेयर के यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होने के लिए क्या ज़रूरी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए क्या ज़रूरी है, जो कि हमारा टॉपिक रहना चाहिए। एक तो हमारे पास सबस्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन उस सबस्ट्रेट के कुछ फीचर्स हैं ताकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए कि इस सबस्ट्रेट के पास एक तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। इस सबस्ट्रेट के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होनी चाहिए। कैसी सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होनी चाहिए? या तो टोटल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होनी चाहिए या पार्शियल होनी चाहिए। इससे क्या मतलब है कि एक तो या तो इसमें पूरा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होनी चाहिए कि पॉजिटिव हो, पूरा जो ग्रुप इसके साथ लगा हो वो बाहर ही चला गया हो और उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, या अगर पूरा पॉजिटिव ना हो कि हमारे पास इसके साथ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कब हो सकता है और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से क्या मुराद है? व्हाट डज इट मीन? डज इट मीन दैट देयर इज सम फ्रैक्शनल चार्ज? लेकिन हम जो पढ़ते हैं Q इज इक्वल टू NE, तो उसके हिसाब से चार्ज जो भी है वो क्वांटाइज्ड है कि अब हमारे पास जो भी चार्ज होगा इट विल बी इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यूनिट विच इज़ E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। तो अब ये पॉजिटिव से मुराद ये है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट हाउ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस बॉन्ड, कि अगर इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है या एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कहाँ पे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे नेगेटिव है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ डेल्टा नेगेटिव, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर सेंटर। कि अगर ये C और X बॉन्ड है जो कि लिविंग ग्रुप है या कोई एक ऐसा ग्रुप है जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड की होगी ये ज़्यादा इस X की तरफ होगी और यहाँ की तरफ कम होगी, ठीक। तो एज ए रिज़ल्ट हम ये इसको कहते हैं कि इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रखा है। और जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इफ़ेक्ट जो है या -I इफ़ेक्ट जिसको आप कहते हैं रफली, although -I इफ़ेक्ट इज़ अफेक्टेड बाय सर्टेन अदर फैक्टर्स एज वेल, तो हम कहते हैं कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ ज़्यादा है और इसकी तरफ कम है, तो इसकी वजह से क्या यहाँ पे आ जाती है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। और इस सबस्ट्रेट, एक तो सबस्ट्रेट में ये फीचर होना चाहिए, या तो पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जैसे SN1 में होता है, ठीक, और जैसे यहाँ पे कि SN2 में होता है, ठीक। विल सी गोइंग अहेड व्हाट हाउ डज दीज टू मैकेनिज्म्स वर्क एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड कि SN1 होनी है या SN2 होनी है। एक तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो, उसके साथ साथ एक लिविंग ग्रुप हो। लिविंग ग्रुप से कोई भी ऐसा ग्रुप हो जो नेगेटिव को आसानी से बाहर निकाल सके, मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाए। जैसे कि हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है या तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाए, ठीक, या तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाए या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से स्टेबलाइज हो जाए, ठीक, या तो सॉल्वेशन से स्टेबलाइज हो जाए। देयर आर मनी फैक्टर्स दैट डिसाइड दिस। जैसे कि मैं अब आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि सबस्ट्रेट कौन सा हो सकता है। सबस्ट्रेट या तो क्लोरीन हो सकता है। अब मैं अगर यहाँ पे R मान लूँ, ठीक, तो या क्लोरीन हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे आयोडीन हो सकता है, इसी तरह यहाँ पे ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। रेस्ट तो सेम ही रहेगा ये ऐसे, ठीक। इसी तरह ये ना हो कि ये भी हो सकता है कि CH2 और OTS हो यहाँ पे, ठीक, जिसको हम टोसाइल ग्रुप कहते हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा। ये ना हो कि ये भी हो सकता है कि मिसाइलेट हो, ठीक है, और इसी तरह नोसाइलेट भी हो सकता है, ठीक, और ब्रोसाइलेट भी हो सकता है, विच विल सी। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और इस पूरे ग्रुप को बाहर कर सकता है, ठीक, इस पूरे ग्रुप को बाहर कर सकता है और नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। वो कैसे होता है, सपोज अगर ये ग्रुप है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक, ये दो, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, फिर जहाँ पे सल्फर है, और जैसे हम सल्फोन्स बनाते हैं, तो अगर यहाँ पे ये लगा है व्हाट वी कॉल एज टॉलिन ग्रुप लगा है, टोलाइल ग्रुप लगा है, तो इस पूरे पोर्शन को OTS हम दिखाते हैं, ठीक है, अगर ऐसा ग्रुप लगा हो। अगर अब क्योंकि आप जहाँ देख सकते हैं अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आता है, विल सी इन द मैकेनिज्म, यहाँ पे अटैक करता है और ये बाहर जाएगा, तो ये O- ऐसे स्टेबलाइज हो सकती है, ठीक है, यहाँ ऐसे स्टेबलाइज हो सकती है कि O- यहाँ पे आए और ये यहाँ से रेजोनेट करे या यहाँ से रेजोनेंस करे, ठीक, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और इसी तरह OMS की जगह अगर आपके पास ऐसा कोई केस हो कि यहाँ पे हो और CH3 हो, ये फिर जब यहाँ पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो ऑब्वियसली इट विल गेट सबस्टिट्यूटेड और ये पूरा ग्रुप सबस्टिट्यूट हो रहा है और इस पे नेगेटिव आ रहा है और ये फिर यहाँ से स्टेबलाइज रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। इसी तरह अगर इस CH3 की जगह CF3 हो तो उसे ट्रिप्लेट कहते हैं, जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसी तरह अगर इस CH3 के बजाय यहाँ पे NO2 होता है तो उसे नुसाइलेट कहते हैं, अगर Br हो तो उसे ब्रसेलेट कहते हैं। दीज आर सम ग्रुप्स दैट आर गुड लिविंग ग्रुप्स, और यहाँ पे रिएक्शन बहुत ज़्यादा रेट इंक्रीज होती है। We will see in the slide is going ahead. So these are some of the substrates which are good for nucleophilic substitution, ठीक, मतलब ऑक्सीजन किसी अच्छे लिविंग ग्रुप के साथ या किसी ग्रुप के साथ लगने से एक अच्छी लिविंग ग्रुप बन जाती है। तो मतलब फीचर क्या होता है सबस्ट्रेट का, एक तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो या और उसके साथ साथ एक लिविंग ग्रुप हो। अगर आपको ये चीज़ दिख रही है और आगे आपको न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, तो you can guess that this reaction would be nucleophilic substitution, ठीक, this is how we guess the mechanism। लेकिन we will first start with SN2 and then we will see SN1 in another video। यहाँ पे SN2 में क्या होता है या SN1 में, फर्स्ट आई विल कम टू द रिएक्शन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म जो होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स के टाइप्स क्या होते हैं। एक होता है हेटेरोलिटिक में क्या होता है कि जब हेटेरोलिटिक फिशन हो किसी सबस्ट्रेट में तो तब जाके इंटरमीडिएट बनता है, ठीक, और वो इंटरमीडिएट बनने के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हमारे पास चार्जड बन सकते हैं या अगर होमोलिटिक हो रहा हो तो विल सी कि किस में क्या हो रहा है इन द कमिंग वीडियोस और इन दिस वीडियो इटसेल्फ फॉर सम कि अगर रेडिकल बन रहा है तो होमोलिटिक। और तीसरा रिएक्शन टाइप है पेरिसाइक्लिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कंसर्टेड मैकेनिज्म से हो रही हो, और कंसर्टेड मैकेनिज्म में जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो इन सर्कुलर अरेंजमेंट तो उसमें न कोई इंटरमीडिएट बनता है और न ही कोई रेडिकल बनता है, और देयर इज़ ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट, और उससे जाके हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक। दीज आर मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स। हेटेरोलिटिक फिशन से अगर हो तो पोलर हम इसको कहते हैं मैकेनिज्म, और यहाँ से अगर हो जाए तो न्यूट्रल स्पीशीज़ हमें या न्यूट्रल इंटरमीडिएट हमें मिलता है, ठीक। एंड इन दैट वी डोंट गेट इन पेरिसाइक्लिक वी डोंट गेट एनी type of intermediate। So we'll now start from nucleophilic substitution bimolecular SN2। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि SN2 में what makes SN2 कि how does its nomenclature come up, कि हम किसको कहेंगे कि इसका नाम हम SN2 देंगे, और ये S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो S इसका नाम में बता रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट हो रही है, रिप्लेस हो रही है या डिस्प्लेस हो रही है किसी दूसरी चीज़ से। एन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, कि जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है या बाहर से एक रिएजेंट आ रहा है जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो एक न्यूक्लियोफाइल है।
और इसके साथ साथ ये 2 क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कि बाइमॉलिक्यूलर, मतलब जो रे डिटरमाइनिंग सेटअप होगा उसमें 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे होंगे या इन्वॉल्व होंगे, तो इसको बाइमॉलिक्यूलर कहते हैं। अब हमें एक चीज़ देखनी है कि कुछ फैक्टर्स पे ये डिपेंड भी करता है या किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट वी विल ऑब्वियसली डिस्कस इन द कमिंग वीडियोस। बट एक चीज़ ये कि उसमें हम न्यूक्लियोफिलिसिटी भी अलग से देखेंगे कि हाउ न्यूक्लियोफाइल्स अफेक्ट द रिएक्शन, what are different types of nucleophiles that can help us affect this reaction। तो SN2 में ये चीज़ें खुसूसी आपको रखनी है। अब मैं जनरल फ्रेमवर्क में आपको बताता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे होती है। कि अगर हमारे पास ऐसा कोई केस हो कि यहाँ पे H, जैसे कि आप जानते होंगे कि गिव मी अ सेकंड, जैसे आप जानते होंगे कि जो कार्बन ये वाला है ये sp3 है, जो आपको ऑब्वियसली दिख रहा है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि H इट विल बी ईजियर कि ये 4 बॉन्ड है और ये sp3 है, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि ये वाले 2 जो बॉन्ड है दीज आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ऑन द प्लेन ऑफ योर स्क्रीन ऑफ योर फोन, और ये वाला जो बाहर की तरफ आ रहा है बाय वेज, इसका मतलब है ये स्क्रीन से बाहर आ रहा है लेकिन मेरी तरफ, और मतलब टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ये वाला जो डैश पे दिखाया गया है इट इज़ अगेन आउट ऑफ योर फोन और आउट ऑफ योर स्क्रीन, इस स्क्रीन से नीचे की तरफ लेकिन अंदर की तरफ, आई मीन वन दैट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम यू, मतलब जो स्क्रीन में घुस रहा है, पीछे से निकल रहा है स्क्रीन के। और ये वाला जो है जो वेज पे है दिस वन इट इज़ आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, मतलब इस स्क्रीन के से बाहर आ रहा है मेरी तरफ या आपकी तरफ। तो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट द सबस्ट्रेट, ठीक है। और सबस्ट्रेट के बाद क्या होता है कि एक चीज़ मुझे जो आपको बतानी है कि ये जो X है यहाँ पे लिविंग ग्रुप है और मैं इसको हेलोजन मानता हूँ, सपोज़ मैं इसको क्लोरीन मानता हूँ, ठीक है। तो आई विल रिप्लेस इट विद क्लोरीन, जैसे मैंने आपको बताया कि लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं। अब इसको क्लोरीन मानते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आई फॉरगॉट कि यहाँ पे इनमें क्या पर्टिकुलर फीचर है कि इनमें सपोज़ क्लोरीन पे जब इस पे अटैक होगा और बाहर क्लोराइड की फॉर्म में जाएगा या आयोडाइड की फॉर्म में आयोडीन जाएगा या ब्रोमाइड जाएगा, बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज़ जो चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट जो अगर इन तीनों में भी आप देखेंगे दीज आर वेरी गुड स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज़। और इनमें से भी बेस्ट है आयोडीन, उसके बाद है ब्रोमाइड, उसके बाद है क्लोराइड, बिकॉज आयोडाइड हैज़ large size due to which it is able to stabilize. There is lesser density of charge per unit area, as well as there is larger dispersal of charge on a large area, charge dispersal। मतलब अगर एक क्लोरीन ऐसा है 2D में तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इतने एरिया में फैली हुई है, लेकिन जब व्हेन वी टेक द केस ऑफ आयोडाइड तो आयोडाइड ऐसा है मतलब सेम नेगेटिव चार्ज जब इतने पूरे एरिया में डिस्पर्स हुई है, तो मतलब जो चार्ज डिस्पर्सल है इट इज़ ओवर अ लार्जर एरिया, और दैट इज़ वन ऑफ द स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ द नेगेटिव चार्ज। और दैट इज़ वाई आयोडाइड या आयोडीन इज़ अ बेटर लिविंग ग्रुप कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन, विच विल सी इन द कमिंग लेक्चर्स। सो यहाँ पे क्या होता है, मैं इसको क्लोरीन मानता हूँ। तो अब इस क्लोरीन की वजह से क्या होगा, क्लोरीन एज यू नो इसकी 3.1416 अराउंड इसकी है 3.14 अराउंड इट इज़, बिकॉज द ऑर्डर रफली इज़ दिस FOCl एंड देन इट इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ठीक है। तो इट इज़ 1416। ये हाउस क्राफ्ट में आप देख सकते हो, दिस इज़ इन हाउस क्राफ्ट, दिस डेटा ये वहाँ से है क्योंकि देयर इज़ a lot of ambiguity about this order, but roughly ऐसा ही होता है in major of the books of inorganic chemistry। तो what we see then is कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, when न्यूक्लियोफाइल comes it will attack on this carbon, but the question arises कि अगर ये वाला कार्बन जो है
मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, जूम करता हूँ सो दैट इट इज़ ईजियर, कि अगर ये इस वाले कार्बन को हम देखें तो इसमें तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बने हैं, इसमें ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन देता किससे है, और इस कार्बन को देता है तो किस में देता है, इसके पास तो जगह ही नहीं बची है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। क्योंकि अगर वीबीटी का हिसाब आप देखेंगे तो वीबीटी में इसको sp3 के 4 ऑर्बिटल, ठीक है, बने थे, और जब बाहर से ये 4, पहले ये R आ जाएगा तो ये R वाला, फिर ये H, ये 2 H का, ठीक है, ये R का बॉन्ड है, ये H का, तो ये दूसरे H का, और ये Cl का। तो वीबीटी के हिसाब से कोई जगह बचती ही नहीं है इसमें, और इसमें तो डी भी नहीं है कि कार्बन में आप कहेंगे कि डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है, ठीक। तो ये मतलब sp3 है, ठीक, लेकिन 2 का 2s और 2p मिले हुए हैं, और ये कार्बन का sp3 है। दैट मीन्स यू हैव नो स्पेस फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू बी एक्सेप्टेड, कि कहाँ पे वो आ जाएं, वो तो जगह नहीं बची है। और इसी का जवाब हमें फिर देती है MOT, जो आपने पढ़ी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि ये न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती कहाँ है, एक्सेप्ट कहाँ पे होती है। अगर इस कार्बन के पास कोई जगह बची ही नहीं है तो एक्सेप्ट कहाँ से, किस में करता है, क्योंकि एटलीस्ट जगह तो चाहिए ना जहाँ पे एक्सेप्ट करे। तो इसमें MOT हमें जवाब देती है। और हाउ डज़ MOT आंसर दिस, मैं आपको रफली एक आइडिया देता हूँ कि हाउ डज़ दिस वर्क। जब आपने H2 मॉलिक्यूल पढ़ा है 11th में बॉन्डिंग में, तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि हाइड्रोजन का 1s आ जाता है और दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये मैं अगर इसको ऑर्बिटल मानता हूँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो व्हाट हैपन्स इज दैट दीज टू ऑर्बिटल्स आर ऑलमोस्ट, दीज टू 1s ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी। तो ये आपस में इंटरेक्ट करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं वो आपने MOT में ऑब्वियसली पढ़ा होगा, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और आपने ये वाला स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली देखा ही होगा, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स इज दैट कि इस वाले केस में हाइड्रोजन का एक ये आ जाता है, व्हाट वी कॉल, एक हाइड्रोजन का 1s दूसरे हाइड्रोजन के 1s के साथ इंटरेक्ट करता है और 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है। जो लेस एनर्जी का होता है उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी का होता है उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। और ये होता कैसे है कि इसका 1s और इसका हाइड्रोजन का 1s आपस में रिएक्ट करके इंटरेक्ट करके ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। वो कैसे होता है, दैट इज़ ऑब्वियसली जो आपने पढ़ा होगा लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक। तो ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसके एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मतलब अगर इनकी एनर्जी पहले यहाँ पे थी, जो कि हम वर्टिकल एक्सिस पे ऑब्वियसली एनर्जी दिखाते हैं, तो इनकी एनर्जीज पहले यहाँ पे थी, तो अब जाके इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत कम हुई है। और जब इलेक्ट्रॉन या सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड हियर। और इसीलिए ये H2 बनता है, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो थी, अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इन केस ऑफ H2 ये उनसे कम है, तो ये स्टेबल है। तो फिर हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे कि हम कहते थे हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं वो माइनस करते थे, एंटी बॉन्डिंग में 0 है तो 2 - 0 और ये 1 आ जाता था, और हम कहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, जो कि सही है। और अगर हम अब इसी चीज़ को, ये कंटेक्स्ट था ताकि थिंग्स कुड बी ईजियर फॉर अस, तो अगर हम ये वाला बॉन्ड ले, पर्टिकुलरली ये वाला बॉन्ड जिस पे हमें विच इज़ आवर कंसर्न, कि अगर मैं इसको यहाँ इस वाले केस को, इस बॉन्ड को जूम करूँ, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा C और Cl का बॉन्ड। तो आपने एक और चीज़ MOT में पढ़ी होगी कि MOT में जब बॉन्डिंग हो जाती है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि जो 2
जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दे शुड बी सिमिलर इन एनर्जी, कि अगर उनकी एनर्जी सेम भी नहीं है लेकिन कम ही फ़र्क होना चाहिए, सो दैट देयर इज़ प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे आप क्या देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन दो सिमिलर हैं, इन दोनों की एनर्जी एक जैसी है, इसीलिए जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बिल्कुल बीच में आ जाती हैं दोनों की, मतलब जितनी दूरी यहाँ से है उतनी दूरी यहाँ से भी है, तो बिल्कुल बीच में। और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में MOT और ऑब्वियसली जो MOT हम पढ़ते हैं वहाँ पे इन डिटेल, तो एंटी बॉन्डिंग आर मोर एंटी बॉन्डिंग देन बॉन्डिंग आर बॉन्डिंग, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से नीचे ये 5 जूल हुआ है एनर्जी में समझने के लिए, तो ये भी 5 जूल होना चाहिए, लेकिन जब देखते हैं तो ये 6 जूल तक होता है। मतलब मैं रफली आपको बता रहा हूँ क्यों, इसका रीज़न ऑब्वियसली क्वांटम मैकेनिक्स में है, विच इज़ ऑब्वियसली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर एज वेल एज ऑफ आवर सिलेबस। तो व्हाट वी सी इज़ कि जब बॉन्डिंग होती है जैसे H2 वाले केस में, तो इसमें दोनों के मतलब सिमिलर डिस्टेंस पे ये वाला बनता है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। बट इन केस ऑफ सर्टेन केसेस, इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल, जैसे हम देखते हैं कि CN में या दूसरे किसी केस में या BF में या CO में, तो जब हम इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं तो व्हाट वी सी कि इन दो में डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सपोज C और N है, तो अगर मुझे C का 2p दिखाना पड़े यहाँ पे, N का 2p मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि जो नाइट्रोजन के 2p के ऑर्बिटल्स होंगे या जो नाइट्रोजन के सारे ऑर्बिटल्स होंगे, सारे से मतलब इन रिलेशन टू कार्बन, मतलब जो कार्बन का 2s होगा जो नाइट्रोजन का 2s होगा, नाइट्रोजन का 2s ज़्यादा अंदर होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे पकड़ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा क्लोज होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा क्लोज होंगे तो बोहर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से जो ऑर्बिट्स होंगे वो अंदर की तरफ क्लोजर होंगे। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से ऑर्बिटल्स पे जो Z इफेक्टिव होगा या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट विल बी हायर, दैट मीन्स न्यूक्लियस की पकड़ 2s पे ज़्यादा होगी नाइट्रोजन में इन केस ऑफ कार्बन। तो उसी के हिसाब से 2p में भी हम समझ सकते हैं कि अगर कार्बन का 2p यहाँ है, नाइट्रोजन का 2p यहाँ पे होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और यही केस हर किसी उस केस में होता है जिसमें हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा मिलती है। तो समथिंग सिमिलर हैपन्स इन केस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो अगर क्लोरीन यहाँ है और क्लोरीन में 3p होगा तो देयर वुड बी लेसर डिफरेंस। अगर इसका 2p यहाँ पे है तो क्लोरीन का 3p यहाँ पे होगा, लेकिन अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली 2p बहुत नीचे होगा। तो जो इंटरेक्ट करेंगे वो 2p और 3p करेंगे, ठीक। एंड दैट इज़ हाउ इट हैपन्स कि इसका 3p इसके 2p के साथ करता है। सपोज मैं 2pz मानता हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे 2px भी होगा, 2py भी होगा, विच इज़ नॉट आवर कंसर्न फॉर द मोमेंट, क्योंकि हमें 2p पे से एक ही बॉन्ड बनाना है, CCl एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब ये दो इंटरेक्ट करेंगे तो ये इसका 2pz और इसका 2pz या 2pz कहें या z कहें, तो इसका 3pz और इसका 2pz भी आपस में इंटरेक्ट करके ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। लेकिन आपको इसमें फीचर देखने को क्या मिलेगा कि जो एंटी बॉन्डिंग होगा, पहले मैं एंटी बॉन्डिंग का बताता हूँ। एंटी बॉन्डिंग का जो कैरेक्टर होगा, मतलब अगर आपको देखना होगा कि एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, एंटी बॉन्डिंग किससे ज़्यादा मिलता है, तो वो 2p ऑफ कार्बन से ज़्यादा मिलता है। और अगर आपको बॉन्डिंग देखना होगा तो वो
3pz ऑफ क्लोरीन से ज़्यादा मिलेगा। और दिस इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम molecular orbital theory and molecular orbital diagram, that the bearing on this orbital, which is anti-bonding orbital, will be more of carbon, कि ये एंटी-बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कार्बन से ज़्यादा मिलता होगा, बिकॉज कार्बन का कंट्रीब्यूशन जो बॉन्डिंग में है वो कम है कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की एनर्जी ऑलरेडी कम है, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसकी एनर्जी कम ही हो रही है, तो मतलब ये क्लोजर होगा इन एनर्जी टू क्लोरीन देन टू दैट ऑफ कार्बन। सो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्लोरीन से ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन। तो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसका दिखाऊँ वो मैं अगर आपको दिखाऊँ इन टर्म्स ऑफ लोब्स, ठीक है, तो वो ऐसा होगा कि ये सिग्मा बॉन्ड जैसे आपने देखा होगा, ये इनका होगा व्हाट वी कॉल, ये मैं फेज़ बनाता हूँ, मतलब यहाँ पे सेम फेज़ में है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन पे इनके मतलब एटम्स के न्यूक्लियस होंगे, ठीक। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पूरा सिग्मा बॉन्ड है जो आप ये देख रहे हैं जिसको मैंने शेड किया। दिस इज़ हाउ सिग्मा बॉन्ड इज़ शोन, जो आपके 11th के NCERT में भी दिया हुआ है कि सिग्मा बॉन्डिंग कैसा होता है। वहाँ पे ऐसा दिया होगा प्लस और फिर यहाँ पे डॉट प्लेन दिखाया होगा नोड का, ठीक, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस। दिस इज सिग्मा बॉन्डिंग। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कुछ ऐसा होता है, कैसा, ऐसा, ठीक है। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कुछ ऐसा होता है। और अगर आप सिग्मा एंटी बॉन्डिंग देखोगे इसके बीच में एक नोडल सरफेस आ जाती है, ठीक। और एक्सेप्ट फॉर दोज नोड्स दैट गो थ्रू द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स, जिनको हम नोड्स मॉलिक्यूल्स में नोड्स नहीं मानते हैं, बिकॉज फॉर अ नोड टू बी अ मॉलिक्यूलर नोड इट हैज़ टू पास थ्रू द इंटरन्यूक्लियर स्पेस, ठीक। एंड व्हाट वी सी इज़ कि एक तो दिस इज़ हाउ वी शो इट, अगर ये बॉन्डिंग है तो फिर जो न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एंटी बॉन्डिंग में फिर हम एक्सेप्ट करते हैं कार्बन क्लोरीन के। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड सी विजुअलाइज दिस के कैसे होता है, क्योंकि इस कार्बन के पास अब पकड़ने को कुछ नहीं है, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है वो इस ऑर्बिटल में आ रही है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। और ये जो मैंने दिखाया ये BMO है, ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, ये वाला है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें आती है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है या इसका इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, अगर ये कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो कि हमने ऊपर दिखाया ये वाला, तो जो एंटी बॉन्डिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग कुछ ऐसा होगा, ठीक, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक। और एंटी बॉन्डिंग में कुछ हाँ ऐसा होगा, बिल्कुल, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, और ये प्लस ये माइनस और यहाँ पे नोड होगा, ठीक। क्योंकि मैंने आपको बोला भी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा इसका, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब एक्सेप्ट करेगा, वो ज़्यादा मिलता होगा कार्बन से, बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी एनर्जी ऑर्बिटल्स की ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा क्लोजर इन एनर्जी टू दिस 2pz ऑफ कार्बन होगा। तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लोब होगा वो कार्बन की तरफ ज़्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन। और यही एक वजह है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ से करता है, कार्बन के बैक साइड से, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ SN2 इफ़ यू आर एबल टू विजुअलाइज इट, कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बन के बैक साइड से क्यों करता है, क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसमें ये अटैक करता है, जिसको हम सिग्मा स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है तो उसको सिग्मा बॉन्डिंग कहेंगे, लेकिन कार्बन क्लोरीन का जो बीच में एंटी बॉन्डिंग बनता है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक। उसको हम ऐसे दिखाते हैं सिग्मा स्टार, जिसको हम पढ़ते हैं एस्टेरिस्क ऊपर होता है, तो उसमें अटैक करके ये न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा एक पोर्शन मिलता है, ज़्यादा एक डेंसिटी मिलती है
इसकी फेज़ की ज़्यादा ये बड़ा लोब मिलता है पीछे की तरफ से, और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप ये बहुत बढ़िया से करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल देता है अपनी, तो इसकी वजह से ये ओवरलैप फीज़ेबल है। और फ्रंट साइड से ये इसलिए फीज़ेबल नहीं है क्योंकि अगर हम चाहते तो ये फ्रंट साइड से जब आता है ये न्यूक्लियोफाइल, तो सपोज़ ये पॉजिटिव है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इन फेज़, जिसको हमने यहाँ पे नेगेटिव दिखाया, मतलब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या यहाँ मैं फेज़ की तरफ दिखाता हूँ कि पॉजिटिव, सो दैट इट इज़ ईजियर टू विजुअलाइज। ये प्लस इस प्लस के साथ बॉन्डिंग इंटरेक्शन करेगा, इस माइनस के साथ कैंसिल करेगा, यहाँ से मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यहाँ से डिस्ट्रक्टिव, तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगा वो ज़ीरो आ जाएगा और ओवरऑल बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। तो दीज आर टू रीजंस व्हाई देयर इज़ अ बैक साइड अटैक इन SN2। बैक साइड अटैक क्यों होता है? क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग होता है कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड का, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसका लोब कार्बन पे ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का ओवरलैप उसके साथ बहुत बढ़िया से होता है और वहीं से अटैक होता है। कार्बन पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लोब ज़्यादा बड़ा क्यों होता है? बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है या लीविंग ग्रुप से जनरली कम होती है, जिसकी वजह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूशन कार्बन का ज़्यादा होता है। एज ए रिज़ल्ट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लोब कार्बन की तरफ ज़्यादा होता है। और तीसरा रीज़न इसका ये भी है कि दूसरा रीज़न असल में कि न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट साइड से अटैक करता है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन भी होती है, और ओवरऑल वो नलिफाई हो जाता है और हमें कोई भी इंटरेक्शन हमें नहीं मिलती है। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स टू बी। और फिर जब ये पूरा जब होता है तो फिर आगे हम अप्रोच कैसे करते हैं? मतलब हमने दिखाया कि एक केस ये है, ठीक है। अब हमने ये सीखा कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक तो करेगा, ठीक, और फिर आगे कैसे हम जाएंगे? व्हेन वी मूव फॉरवर्ड व्हाट हैपन्स इज दिस रिएक्शन फॉर्म्स अ ट्रांजिशन स्टेट। इट डजंट एक्चुअली फॉर्म, इट गोज़ थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। कैसे होता है कि ये जो हमने न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करा है, एट द सेम टाइम ये बॉन्ड ब्रेक होने लगता है। क्यों होने लगता है? उसका जवाब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देता है कि जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी तो जो बॉन्ड ऑर्डर है किसका, CCl का, जैसे हम H2 का निकालते थे, हम निकालते हाफ ऑफ बॉन्डिंग के दो, और जब दो इसमें आ जाएंगे, मतलब न्यूक्लियोफाइल जब दो इलेक्ट्रॉन देगा वो तो इसमें देगा, तो जब दो इसमें आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड फिर बनेगा, ठीक है। तो व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज इट हैपन्स एट द सेम टाइम। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ओवरलैप इसके सिग्मा स्टार के साथ हो रहा है उतना उतना ये बॉन्ड टूटता जा रहा है, ठीक है। तो एक हमें क्या मतलब मिलता है कि ये जो सिग्मा स्टार है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, व्हाट हैपन्स गोइंग अहेड इज कि ये सिग्मा स्टार अब पूरा ऑलमोस्ट बन जाता है p ऑर्बिटल, ठीक है। तो मतलब ये इसका जैसे जैसे अप्रोच हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे आती है और जैसे जैसे इसके साथ अप्रोच करती है, इंटरेक्ट करती है, उतना ज़्यादा ये बॉन्ड भी ब्रेक होने लगता है। कौन सा बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, ठीक। और इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और फिर कभी कभी हमें ट्रांजिशन स्टेट पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वाला जो हमारा ऑर्बिटल है जिसको मैंने रेड दिखाया है, दिस इज़ द p ऑर्बिटल, ठीक है। और दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन एन SN2 कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल सिग्मा स्टार ऑफ CCl बॉन्ड या कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करने लगता है उसके सिग्मा स्टार के साथ, तो जो सिग्मा स्टार का कैरेक्टर है, ठीक है, वो फिर ऑब्वियसली जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती है चेंज होकर p ऑर्बिटल कैरेक्टर उसमें डेवलप होते हैं और वो पूरा p ऑर्बिटल ही बनता है व्हेन ट्रांजिशन स्टेट में मतलब बनती है।
ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचते पहुंचते वो पूरा p ऑर्बिटल बन जाता है। तो अगर आप अब देखोगे एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम टाइम व्हाट वी सी इसके न्यूक्लियोफाइल पे तो नेगेटिव चार्ज होगा और उसने यहाँ से ओवरलैप किया होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता हुआ होगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा और इसमें नेगेटिव डेवलप करता जाएगा। तो व्हाट हैपन्स इज कि जो हमारे पास अब ये बनता है, ये आप अगर आप इसको देखोगे कि ये तीनों, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये R और ये कार्बन जो बीच में है, ये पूरे ऑलमोस्ट एक प्लेन में आ जाते हैं। नॉट इन स्ट्रिक्टली इन सिंगल प्लेन बट ऑलमोस्ट इन ए सिंगल प्लेन। सिंगल प्लेन में तब हो जाते हैं, तब आते हैं जब हमारे यहाँ क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप एक जैसा ही हो। तो व्हाट वी सी इज कि अगर हम ये देखें, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर ये कार्बन है जो बीच में है और ये R है तो ये H है और ये H है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे p ऑर्बिटल है, ठीक। अब इन p ऑर्बिटल्स में क्या हो रहा है कि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलता जा रहा है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स कि यहाँ से आ रहा है न्यूक्लियोफाइल यहाँ से और यहाँ से लिविंग ग्रुप जा रहा है। तो एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे कि कार्बन पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड मीन्स कार्बन पे ऑलमोस्ट 5 बॉन्ड है, जो कि ऐसे पॉसिबल है नहीं, तो क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड बॉन्ड्स तो ऑब्वियसली है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये है कि इनका क्या करें, क्योंकि ये पूरे अभी बने नहीं है बॉन्ड, तो इनको हम बॉन्ड काउंट नहीं कर सकते। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ पे 3 है तो विच वुड बी sp2, ठीक है। तो यहाँ पे sp3 थी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये कार्बन टेट्राहेड्रल था। अब यही कार्बन यहाँ पे sp2 हुआ है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर क्या होता है, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स ये वाला न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड पूरा बन जाता है और हमारे पास कुछ ऐसा केस बन जाता है, ठीक। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहते हैं, तो ये फिर sp3 बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन वर्क्स। अब इसमें और एक चीज़ ये है कि हाइब्रिडाइजेशन सॉरी, तो अब दिस इज़ हाउ द रिएक्शन हैपन्स। तो रिएक्शन कहाँ से जाती है, एक sp3 सेंटर से sp2 सेंटर कार्बन बनता है और वापस ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रिटेन करता है। दिस इज़ हाउ द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन वर्क्स। और अगर ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, ये जो आपने यहाँ पे शेप देखी विच आई विल मेक अगेन, जो आपने 11th में पढ़ा होगा या जो 11th में दिया भी हुआ है कि ये वाला जो शेप है ये आप स्टेरिक नंबर 5 के लिए पढ़ते हैं, विच इज़ TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिस इज़ यूजुअली आस्क्ड कि जो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें कार्बन की ज्योमेट्री या कार्बन की शेप या ट्रांजिशन स्टेट की शेप क्या होती है, विच इज़ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है, ठीक है, जिसको हम पेंटा कोऑर्डिनेटेड ऑलरेडी हमने लिखा है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक। सो दिस इज़ हाउ रिएक्शन हैपन्स। एंड फिर जब ये बनता है, इसमें एक चीज़ देखने लायक है कि हमेशा अटैक बैक साइड से होता है, विच आई हैव ऑब्वियसली एक्सप्लेन व्हाई अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ कार्बन, बिकॉज ऑफ दिस हायर लार्जर लोब ऑफ एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑन कार्बन। और ये दिस इज़ द मेन स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ SN2 कि SN2 में हमेशा बैक साइड अटैक होता है, ऑलवेज बैक साइड अटैक होता है, ठीक है। एंड बैक साइड अटैक होता है, and backside attack can at times lead to inversion. Inversion doesn't always happen in SN2. क्यों नहीं होती है inversion? तब होता है inversion only when जो रिएक्शन सेंटर होता है
अगर वो कायरल हो तो ही इन्वर्जन होता है, और इन्वर्जन तब ही होता है जब आने वाला न्यूक्लियोफाइल हायर प्रायोरिटी का हो, हायर प्रायोरिटी एज पर CIP रूल्स, ठीक है, जो कि जनरली होता है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल ला रहे हैं जिसका व्हाट वे से जिसकी प्रायोरिटी CIP रूल्स के हिसाब से कम है तो इन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। इन्वर्जन डिपेंड्स, क्योंकि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स अपॉन द सबअक्यूएंट्स एट द कायरल सेंटर कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। तो जनरली ये होता है कि अगर कायरल सेंटर आपके पास है, रिएक्शन उसी पे हो रहा है, सपोज़ अगर इन एचेस के जगह पे कोई और ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते तो ये कायरल बन जाता, और यहाँ से दूसरा प्रोडक्ट जो हमें मिलता या प्रोडक्ट जो हमें मिलता वो हमें इन्वर्टेड मिलता। मतलब अगर यहाँ पे इस की कॉन्फ़िगरेशन R होती तो यहाँ पे S होती, या अगर यहीं पे S होती तो यहाँ पे R होती। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ SN2। मतलब कभी जब मैकेनिज़्म पढ़ा गया इसका तो कुछ बुक्स ये लिखती है कि अगर आपको कंप्लीट इन्वर्जन मिलता है, दिस इज़ अ टेल टेल साइन ऑफ कि ये SN2 ही है, ठीक है। क्योंकि जब हम मैकेनिज्म देखते हैं वो ऑब्वियसली काइनेटिक्स में फॉल करता है, या देयर आर अदर मैकेनिज्म, अदर वेज ऑफ नोइंग मैकेनिज्म एज वेल, बट जो अर्लियर ये प्रोसीजर्स थे वो काइनेटिक्स के थ्रू ही गए। तो दिस इज़ हाउ द रिएक्शन वर्क्स। और विल सी कि अब इसकी जो काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स क्या है, जो हमने पढ़ा ऑलरेडी कि SN2 अगर इसमें है तो ये 2 बाईमॉलिक्यूलर है। सो हाउ डू वी एक्सप्लेन दैट कि जो हम रिएक्शन देखते हैं वो बिल्कुल ऐसा है, सबस्ट्रेट है और हमारा न्यूक्लियोफाइल है बाहर से आता है, तो वो वहाँ से हमें फिर देता है प्रोडक्ट, ठीक। दिस इज़ हाउ वी गेट। तो जब हम इसका रेट पढ़ते हैं तो इसका रेट देखा गया है कि जो, अगर मैं इसकी इंस्टेंटेनियस रेट लिखूँ जो कि काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं 12th में, तो इट इज़ लाइक दिस कि ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये किसके बराबर होगी, ये होगी रेट कांस्टेंट और फिर RX और इंटू न्यूक्लियोफाइल। और अगर हम देखें तो विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड या सबस्ट्रेट इसका ऑर्डर 1 है, विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल इसका ऑर्डर 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर जो हमें मिलता है, ओवरऑल ऑर्डर जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है 2, सेकंड ऑर्डर। और इसका एक और अच्छा फीचर ये है, अच्छा क्या मतलब डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि इसमें देखा गया है कि रेट डजंट ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन पे, तो ऑब्वियसली डिपेंड करती है ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो हमने देखा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। वो तो पता है कि अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे रेट भी उसी तरह से इंक्रीज़ होगी। हम डबल करेंगे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन तो रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो डबल, ठीक है, इफ़ वी कीप द रेट ऑफ सबस्ट्रेट कांस्टेंट। इसमें एक और चीज़ खास देखी गई कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी रेट डिपेंड करती है। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे क्यों करती है, दैट इज़ एक्सप्लेन्ड थ्रू काइनेटिक्स एज वेल एज अदर इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टीरिक इफेक्ट्स एंड सॉल्वेंट इफेक्ट जो इसमें लगते हैं, ठीक। वी विल सी देम इन अ सेपरेट वीडियो, बट दिस ऑल हैपन्स इन अ सिंगल रिएक्शन। जो मैंने आपको ये पूरा यहाँ पे दिखाया, इतना सारा मैकेनिज़्म जो हमने किया है, ये पूरा एक सिंगल सेटअप में होता है। एंड आई विल शो इट विद एन इमेज, जो एक मशहूर बुक है विच इज़ वन गुड बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप क्लेडन से देख सकते हैं, विच आई हैव डन फॉर यू एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इस एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ पे एनर्जी है, और ये वाला एक्सिस जो है इस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब ऑल दैट पाथ थ्रू विच रिएक्शन पासेस, वो सारी पाथ, वो सारी सड़क जहाँ से रिएक्शन गुजरती है, ठीक है। और अगर आप देखोगे वो पाथ वो यहाँ से है, ठीक है, ये दिस इज हाउ रिएक्शन गोज। और रिएक्शन सिंगल सेटअप है, सिंगल सेटअप मतलब ये एक ही सेटअप में है, तो मतलब RDS भी यही होगा, ये सिंगल सेटअप में यही RDS में फीचर भी करेंगे, ठीक। ये वाला, ये दोनों RDS में फीचर करेंगे। दैट इज़ वाई ऑल बोथ ऑफ दीज टू हैपन टू बी पार्ट ऑफ द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, क्योंकि एक ही सेटअप है तो वही ऑब्वियसली RDS है। बट दिस रिएक्शन गोज थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है, इट इज़ अ पॉइंट इन द रिएक्शन पाथवे
जो कि मैक्सिमम एनर्जी का होता है। मतलब ट्रांजिशन स्टेट is hypothetical in the sense that it can't be obtained, जैसे हमें इंटरमीडिएट मिलता है और ट्रांजिशन स्टेट हाईएस्ट एनर्जी की होती है, इसकी लाइफ जो होती है वो बहुत कम होती है, इंटरमीडिएट से बहुत कम इसकी लाइफ होती है और इसकी एनर्जी जो होती है ये हाईएस्ट पॉइंट होता है और ये एनर्जी का मिड पॉइंट होता है यूजुअली। मतलब अगर आप इस पाथ का मिड पॉइंट देखेंगे तो वो ऑब्वियसली यही आता है, बिकॉज इट इज़ एट द टॉप। जो माउंटेन होता है, माउंटेन का जो पीक है, उस पीक को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और इस ट्रांजिशन स्टेट के दोनों साइड आपको ढलान दिखेगी, स्लोप दिखेगी, रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट्स की तरफ। और अगर आप देखोगे कि स्टार्टिंग मटेरियल जो है, स्टार्टिंग मटेरियल इज एट ए हायर एनर्जी कंपेयर टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट्स, दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन विल हैव डेल्टा एच ऑफ नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एच मतलब आपको अगर एनर्जी डेल्टा एच में दिया है तो फिर नेगेटिव मिलेगा, डेल्टा जी दिया है तो आपको स्पॉन्टेनिटी बताएगा। ठीक है, और एक और चीज़ जो हमें यहाँ से सीखनी होती है वो है ये पोर्शन जो मैं अभी मतलब विच आई एम हाईलाइटिंग फॉर यू, कि ये वाला पोर्शन जो भी है, दिस पोर्शन, ठीक, ये वाला पोर्शन जो भी है, दिस एक्सप्लेन इज द काइनेटिक्स। ठीक है, ये काइनेटिक्स एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये वाला दिस गैप जो रिएक्टेंट्स और इनके बीच है, दिस गैप, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, दिस इज, क्योंकि जब ये निकल जाता है न्यूक्लियर लीविंग ग्रुप तो दिस रिएक्शन बिकम्स इरिवर्सिबल और यही आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिलता है। लेकिन जब आप यहाँ जाते हैं तो फिर आप आ जाते हैं एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्लेन करने, विच इज़ एक्सप्लेन वाया थर्मोडाइनमिक्स। तो ये वाला पोर्शन जो मैंने हाईलाइट किया, दिस टेल्स अस अबाउट द पाथ ऑफ द रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, रिएक्शन कहाँ कहाँ से गुजरती है, रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं, या इसमें इंटरमीडिएट बनता है या क्या बनता है बीच पे, और जो इससे बाहर चीज़ें आ जाती है वो हमें आ जाती हैं स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट जो हमें एट द एंड ऑफ द रिएक्शन मिलता है। अगर आप इसमें भी देखोगे, दिस इज़ हाउ दीज टू ब्रिलियंट ऑथर्स हैव एक्सप्लेन्ड दैट कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक करता है और फिर यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, दे आर इन ए सिंगल प्लेन, और ये है इसकी TBP। और ये जो आपको डबल डैगर ऊपर मिलता है, इस डबल डैगर का मतलब होता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट है जो हाईएस्ट एनर्जी की होती है, जो जिसको हम मतलब ऑब्टेन नहीं कर सकते, जो हम यूजुअली वी कांट एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। ये तो हाइपोथेटिकल होता है, ये हम पेज पे बताते हैं या पेपर पे के शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है, like there aren't techniques that can see this or that can detect this transition state। ठीक, जैसे हमें इंटरमीडिएट मिलता है या रेडिकल है, these things have been obtained and these things have been reported using spectroscopy and other techniques। तो ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा नहीं होता है। और प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ हाउ like they are at lesser energy compared to that of starting material, and this explains that the reaction is exothermic if the energy is shown in terms of delta H, and if in terms of delta G, then reaction is what we call reaction here is exothermic as well as exorgenic. That means reaction goes along the potential gradient, and free energy of the product is which should be less than that of reactant is, which is explained via thermodynamics। So ये पूरा mechanism है। In another video we will see the factors that affect it, we will see electronic as well as steric effects that affect this reaction, we will see how nucleophilicity affects it, what are the nucleophiles that are usually commonly used and asked in exams and reported in books, as well as we'll see how we can decide the rate of the reaction, what will be the order of rate for different substrates and using different nucleophiles. This is all for first video. Thank you so much.